सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल MCS से बस्ती में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भूगोल चयन परीक्षा प्रवक्ता चयन परीक्षा के भूगोल के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं 2010 के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग इसी क्रम में इसकी दूसरी सीरीज के साथ अगले शेष 30 क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सीरीज आप लोग कर रहे हैं ये आपको भी पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो कृपया बहुत सीरियसली इस पे ध्यान दिया करें और जितने भी एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चंस के मिलते हैं उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए और याद रहे कॉन्सेप्ट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनने आपको है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं हैं वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं, यह कथन किसका है? यहाँ पर शब्द यह कथन होना चाहिए दोस्तों। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है? ये कथन जो आपका है दोस्तों, ये आपका कथन जिम्मरमैन साहब का है। ठीक है, इन्होंने ही कहा है कि संसाधन होते नहीं है वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला है जिसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है होना चाहिए? मैं यहाँ शब्द नहीं यूज होगा दोस्तों, सही है। तो ये शब्द आप देखेंगे कौन सा है। तो इसमें ज़रा देख लीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस का आप देखिए, जॉर्ज पहला दे एडमंड डेमोलिंस नो निश्चयवाद, ये बिल्कुल नहीं करेक्ट है। इसके अलावा जॉर्ज टेथम निश्चयवाद के बारे में देता, ये भी नहीं सही है। लुसियाना फेब्रे जो हैं ये संभववाद के हैं, बिल्कुल नहीं। प्रथम शताब्दी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद के जो इतिहासकार रहे हैं लुसियन फेब्रो ने, उन्होंने इस मतलब जो है संभववाद के बारे में विचार किया था। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि इसके बारे में इन्होंने ही इस विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए एक समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का जो विकास किया था वो आपका संभववाद के नाम से कहलाए, और इसी को फिर आगे बढ़ाने का काम जो है वो ब्लास महोदय ने किया था। ठीक है, इसी कारण से ही संभववाद का जनक जो है ब्लास महोदय को माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी से सभी जो है कोई भी करेक्ट नहीं है। तीसरा करेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल के आधारभूत तत्वों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानव भूगोल के आधारभूत तत्वों का वाइडला डीला ब्लास महोदय ने किया था। ठीक है, वाइडल डीला ब्लास महोदय ने किया था। वाइडला डीला ब्लास महोदय ने किया था। ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ एवं गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है? ठीक है, किसको क्षति पहुंचाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ एवं गैसों के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है? तो ये देखिए, जो ठोस पदार्थ गैस के रूप में होंगे दोस्तों, तो ये सभी को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, जलमंडल हो, सभी को ठोस पदार्थ गैस से नुकसान पहुंचाएंगे, स्थल मंडल, जलमंडल और सभी को पहुंचाएंगे। तो इसमें है इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, इनमें से सभी होना चाहिए। यहाँ पर सभी होना चाहिए था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे, सभी को नुकसान पहुँचाता है। प्रदूषक जो होते हैं दोस्तों, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ सभी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस खनिज की कठोरता मापक पर 8 होती है? तो टोपाज की जो कठोरता होती है दोस्तों वो मानक पर 8 मानी जाती है, पाई जाती है, 8 होती है। सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो आपके करने वाले रहे हैं WM डेविस साहब। WM डेविस ने इसका प्रतिपादन किया है। इन्होंने ही बताया है कि इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण से जो स्थल संरचनाएं का निर्माण हो जाता है, तो वह जनित जो ताकतें हैं उनके कारण से जो है उसका पुनः समतलीकरण किया जाता है। और ख़ास तौर से इनका जो कहने का जो असर रहा है वो पूरी तरह से मतलब जो उत्थित भूखंड है उसको अपर्दन द्वारा बराबर करने की बात, समतल मैदान में बदलने की बात इन्होंने बताने की कोशिश की है। और इन्होंने नदियों द्वारा अपर्दन चक्र का एक तरह से कहिए कि जो
पूर्ण करना सरिता जीवन चक्र के रूप में इन्होंने बताया। तो नदियाँ भी क्या करती हैं कि उसको समतलीकरण करने का प्रयास भी करती हैं, काटने का भी प्रयास करती हैं। तो ये कुछ बातें इनके संदर्भ में है। तो आपको याद रखना है कि सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का जो प्रतिपादन करने वाले जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, WM डेविस साहब रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कारक प्रबल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है। ठीक है, कौन सा कारक प्रबल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है, तो छिछले समुद्री भाग ये कारक हैं। 68 डिग्री से 70 डिग्री क्या होगा, नहीं है पूछा है दोस्तों। तो टेम्परेचर तो कुछ ज़्यादा बता रहा है यहाँ पर, जो कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूरे कूट के आधार पर। तापमान एक कोशिकीय, ठीक है, ये शब्द आपका जो इसमें यूज किया जा रहा है, तापमान एक कोशिकीय, ये जो शब्द आपका है यहाँ पर तो कुछ त्रुटिपूर्ण है ये, जिसमें ये होना चाहिए आपका कौन से कारक प्रभावितों के लिए है, तो तापमान कोशिकीय नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक कोशिकीय वनस्पति होना चाहिए, एक कोशीय वनस्पति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में कह रहा है वनस्पति अधिक लवणता युक्त, तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपका होना ये चाहिए कि अधिक लवणता युक्त जल, ये अब यहाँ पर सही हुआ आपका आंसर। तो देखिए अधिक लवणता युक्त जल, तो बिल्कुल देखिए दो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। जैसे बी वाले ऑप्शन में भी तापमान से रिलेटेड बात कह रहा था, 68 से 70 डिग्री तापक्रम जो है ये थोड़ा सा है डाउटफुल। अगर लेकिन कूट में आंसर तो देना नहीं है, हमको किसी एक को बनाना है, तो लवणता तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर भी इसका मॉडरेट होना चाहिए, यानी कि लगभग 20-22 डिग्री के आसपास के से प्लस का जो तापमान होता है वहाँ पर ये आसानी से कोस्टल एरियो में, छिछले सागरीय भागों में ये आसानी से प्रबल भित्तियों का विकास हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा। ठीक है, हिम पिघलेगा, बिल्कुल पिघलेगा। समुद्र तट के भागों का जलमग्न हो जाएंगे, बिल्कुल समुद्र तट के भागों का जलमग्न होना बिल्कुल हो जाएगा। ये होना, ये यहाँ पर देखिए इसमें कूट का इसका हिस्सा आ गया है, इसका होना यहाँ पर, ठीक है, ये होना। इसके बाद में तीसरा है समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना, ठीक है, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये तीनों इनमें से सभी, तो ऑप्शन सभी हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वातावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह कथन किसका है। ठीक है, वातावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह कथन किसका है। तो ये स्टेटमेंट आपका है ए फटिंग साहब का स्टेटमेंट है, ये ए फटिंग का। ठीक है, वातावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह कथन ए फटिंग महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है। कौन एक नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दे रहा है दोस्तों इसमें। पहला कह रहा है खाद्य पदार्थों का उनकी प्राप्ति स्थल पर ही उपयोग, पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पशुपालन का प्रारंभ। तीसरा कृषि का प्रारंभ। चौथा है मिट्टी के बर्तनों एवं पहियों का आविष्कार कह रहा है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं दोस्तों। पहिए का मिट्टी के बर्तन और पहिए का आविष्कार भी कृषि का प्रारंभ भी किया था। पशुपालन का भी प्रारंभ हुआ था। खाद्य पदार्थों का उनकी प्राप्ति स्थल पर ही उपयोग, ये करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों नवपाषाण युग का। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, बाकी सभी से सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, कौन से जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कील नहर है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कील नहर ये दोनों को जोड़ती है। ठीक है, कील नहर किसको किसको जोड़ती है दोस्तों, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, किसको, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है बाल्टिक सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर जोड़ती है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य कौन करती है, कील नहर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी एक विशेषता विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है तीव्र आर्थिक विकास, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तीव्र आर्थिक विकास होता है। कहाँ पर ये विकसित देशों की बात कर रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च उपभोग स्तर, बिल्कुल ये भी सही है। प्रति व्यक्ति उच्च आय, ठीक है, ये भी सही है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न अधिकांश जनसंख्या, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, ये प्राथमिक कार्यों में नहीं, यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में लोग लगे रहेंगे। सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर लोगों का लगा रहना होता है, कृषि क्षेत्र में कम से कम लोग हो जाते हैं जब वो विकसित राष्ट्र हो जाता है कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बफेलो औद्योगिक नगर किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शंस दे है, न्यू इंग्लैंड है, केंद्रीय न्यूयॉर्क है, दक्षिणी पूर्वी मिशिगन है, चौथा है पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड जो दे रहा है ये आपका नहीं करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य न्यूयॉर्क राज्य का प्रवेश न्यू इंग्लैंड की सीमा पर स्थित एक तरह से कई बफेलो जो आपका सिटी है, औद्योगिक सिटी के रूप में जाना जाता है ये, तो ये यहाँ पर आपका औद्योगिक बफेलो सिटी जो औद्योगिक नगर जो विकसित हुआ है, औद्योगिक प्रदेश जो विकसित हुआ है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, केंद्रीय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एल. बक ने चीन के चावल प्रधान प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा है? तो ये 5 भागों में इन्होंने विभक्त किया है दोस्तों, 5 भागों में विभक्त किया गया है। इन्होंने किया है प्रोफेसर जॉन लासिंग बक ने, ठीक है। चीन को कृषि प्रदेशों में, 5 कृषि प्रदेशों में एक तरह से कहिए, एक तरह से क्या है उन्होंने बांटा है, 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 5 जो उप प्रदेश हैं वो भी थोड़ा जान लीजिए आप लोग। यांगटीसी या क्यांग की जो चावल घाटी है ना, चावल की घाटी, चावल प्रदेश के रूप में फेमस है वो। और दूसरी आपकी है चावल चाय प्रदेश है, ये भी आपका दूसरा प्रदेश है। और जेचवान प्रदेश, ये तीसरा आपका हो जाएगा। चौथा आपका होगा 2 फसली चावल प्रदेश, और 5वां आपका होगा दक्षिण पश्चिम चावल प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 आपके बनेंगे दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरिता पूर्ववर्ती नहीं है? तो पूर्ववर्ती नदी जानते हैं, जो हिमालय के निर्माण से पहले की जो नदियां रही उन्हें पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु तो है, बिल्कुल आप जानते हैं। काली नदी भी है, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं आप, तो ये भी है। यमुना नदी नहीं है। सतलज नदी भी है आपकी है, तो यमुना नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सब नदियाँ जो पूर्ववर्ती नदियों के रूप में आपकी जानी जाती हैं। तो यहाँ पे कहता है पूर्ववर्ती सरिता नहीं है, तो यमुना पूर्ववर्ती सरिता में नहीं आती है, शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? ठीक है, दैनिक एवं वार्षिक तापमान यानी दिन का भी तापमान और वर्ष का भी तापमांतर सबसे ज़्यादा किस में होता है? गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में। बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा। ठंडे में बिल्कुल नहीं, तापमांतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ना वार्षिक ना दैनिक ही होता है। रेगिस्तान में क्या होता है? दिन बहुत गर्म होता है, रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। ये दिन की बात हो रही है, किसी भी दिन की आप बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं अगर आप वार्षिक तापांतर की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक समय विशेष में मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है रेगिस्तानों में, और एक समय में ठंडक पड़ती है आपकी जब शीत ऋतु आ जाती है। तो यहाँ पर दैनिक एवं वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा होगा गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो ये निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। प्रायद्वीपीय भाग, जो मैंने वीडियो में आपको डिटेल में बताया है कि प्रायद्वीपीय भाग सबसे ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो है बेसाल्ट लावे से बनी चट्टानों से बना हुआ है ये। तो प्रायद्वीपीय भाग जो है सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे ज़्यादा कठोर भाग है, और सबसे दृढ़ स्थल खंडों में से भारत में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता किस वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किस वर्षा प्रदेश में परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा है? तो बंगाल की खाड़ी बता रहा है, पश्चिमी बंगाल बता रहा है, दक्षिणी कर्नाटक है, पूर्वी राजस्थान है, कोंकण है। तो यहाँ पर कह रहा है भारत में मानसूनी वर्षा का परिवर्तनशीलता किस
वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक है, तो यहाँ पर वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक की जब बात कर रहा है तो यहाँ पर पूर्वी आपका राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है वर्षा की परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा होती है और समय समय पर यहाँ पर किसी मौसम में ऋतु में वर्षा होती है अच्छी है और किसी में नहीं होती है, तो परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा यहीं रहती है। इसके अलावा बात करेंगे तो गुजराती का जो क्षेत्र है गुजरात में भी मिलेगा, तो यहाँ पर लगभग परिवर्तनशीलता पूर्वी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में बात करेंगे, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की बात करेंगे, गुजरात, तो यहाँ पर आप दोनों जगह लगभग 40% मिलती है ये परिवर्तनशीलता, तो 40% पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया, गुजरात है और पूर्वी राजस्थान वगैरह का क्षेत्र जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस कॉफ़ी की किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? तो बताइए कौन सी कॉफ़ी का जो क्षेत्रफल है वो कॉफ़ी आपकी क्या है? अरेबिका सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% क्षेत्र कवर करता है ये। ऊंचे वाले क्षेत्रों में अरेबिका टाइप की कॉफ़ी उत्पादित की जाती है और दूसरा जो आपका है रोबस्टा आपका है, ठीक है। तो लगभग करीब में भारत वाले क्षेत्रों की अगर बात करेंगे, कहवा की 2 किस्में मैंने बताया आपको कि पाई जाती है, अरेबिका है और रोबस्टा है, ठीक है। प्रथम ऊंचाई वाले भागों में लगभग करीब में आपका 55 से 60% आपका अरेबिका हो जाती है और लगभग करीब में 40% निचले द्वितीय स्थान पे निचले ढालों पर जो है जो कृषि की जाती है वो 40% हिस्से की मतलब जो है कॉफ़ी की जो खेती होती है वो रोबस्टा प्रकार की होती है। तो अरेबिका ध्यान रखिएगा, अरेबिका अ छोटा आ पहले पड़ता है तो अरेबिका हो जाएगा, रोबस्टा जो है उसके बाद में पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपकी जो भारत में ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर ये 55 से 60% कृषि की जाती है अरेबिका प्रकार की और लगभग 40% क्षेत्र जो है निचले वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे बड़े पैमाने पर जो की जाती है वो अरेबिका की ही कृषि की जाती है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, कहाँ से निकाली गई है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरिके बैराज का नाम आपने सुना है, तो बिल्कुल वहीं से हो जाएगा, हरिके बैराज से निकलती है ये, सतलज नदी पर बनी हुई है, ठीक है। और सतलज और ब्यास का जो संगम है वहीं पर बना हुआ है हरिके बैराज, वहीं से निकली हुई इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और ब्यास नदी से एक पोंग नदी नहर आई है, पोंग नहर, जो इसमें दिया जिक्र किया गया है, वो इंदिरा गांधी नहर को जल देने का कार्य करती हैं। तो हरिके बैराज यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो देखिए महानदी है, जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो सब क्या करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी, जो अरब सागर में गिरेगी वही एस्चुरी का निर्माण करती है। तो महानदी गिरती है पूरब में, तो ये क्या करेगी? जो है डेल्टा का निर्माण करेगी, कावेरी भी डेल्टा का निर्माण करेगी, अमेजन भी डेल्टा का निर्माण करेगी, यही नर्मदा जो है ना भ्रंश घाटी से बहती है, तो यही एस्चुरी का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा, नर्मदा नदी। चीकता साटा किसका घोतक है? तो ये बिल्कुल आप जानिए उच्च पवनीय वेग का घोतक है, उच्च वेग का घोतक है, ये बिल्कुल आसानी से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जानते हैं आप कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश को जो है अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। खासतौर से ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो जहाँ पर स्थलों की कमी है, समुद्री भाग काफ़ी खुला होता है, तो वहाँ हवाएं बड़ी तेज़ी से चलती है, इस नाते 130 से 35 को उच्च अक्षांश अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या हाई प्रेशर जोन बना होता है और 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है विषुवत रेखा के, ये आपका निम्न लो प्रेशर जोन का क्षेत्र होता है। तो यहाँ को हवाएं आती हैं 30 से 35 हाई प्रेशर जोन से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है। तो अश्व अक्षांश हो जाएगा। यहाँ बात कर रहा है उच्च वेग, मतलब जो चीकता साठा के बारे में कह रहा है, तो उच्च वेगीय पवन है, ठीक है। अश्व अक्षांश है गरजता 40 है ना, चीकता 60, प्रचंड 50, इस तरह की जो हवाओं के नाम दिए गए हैं। और ये खासतौर से दक्षिणी जो है क्षेत्रों में, दक्षिणी गोलार्ध में कि जो खुले मैदान जो खुले समुद्री क्षेत्र हैं उनकी में ये हवाएं तेज़ी से चलती हैं। अगला है अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो क्यूलिना जो है, क्यूलिनान जो आपका है क्यूलिनान, ये सबसे बड़ा अभी तक का अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया जो हीरा है, सबसे बड़ा हीरा वो क्यूलिनान है, क्यूलिनान, ठीक है, क्यूलिनान, ये ऐसे है क्यूलिनान, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्यूलिनान। और दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा सभी बच्चे बहुत आसानी से जानते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोगी और जो उत्पादक मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा ये सबसे ज़्यादा है। भारत के लगभग 14.25 यानी 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसकी जो है इसका विस्तार पाया जाता है, फैलाव इसका पाया जाता है। और गेहूँ और चावल के लिए इसी नाते जहाँ पर जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है इसी को ही जो है गेहूँ और चावल का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी और चीज़ें भी आप जान लीजिए कि इसमें जो मिट्टी होती है वो पोटास, फास्फोरस यानी कि फास्फोरस एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है ये जलोढ़ मृदा। और इसी को दोमट मृदा भी कहते हैं। और जो है ये नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मृदा का विस्तार किया जाता है। ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाई जाती है, गंगा नदी के डेल्टा के क्षेत्रों में। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में या सभी भी, चाहे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सभी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र जो हैं जलोढ़ मृदा से, दोमट मृदा से बने हुए क्षेत्र होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी कारण से इनके क्षेत्रों में खेती की जाती है गेहूँ की और चावल की। ज़्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ चावल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी दिए गए समय में, यानी कि निश्चित समय की बात कर रहा है, किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक अवस्था को क्या कहा जाता है? तो दिए गए समय में यानी कि एक छोटा समय की बात कर रहा है दोस्तों। बड़े समय की बात होता तो जलवायु हो जाता, लेकिन यहाँ पर छोटे समय की बात कर रहा है। दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशाओं को क्या कहते हैं? तो मौसम कहेंगे दोस्तों। भौतिक दशाओं को क्या कहेंगे? मौसम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समताप रेखाएं अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती हैं तो यह किस ऋतु की दशा का सूचक है? ठीक है, क्या कह रहा है? जब समताप रेखाएं यानी समान ताप की रेखाएं अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी यानी नियमित नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हैं, दूर दूर पर स्थित है, तो यह किस ऋतु का द्योतक है? तो निश्चित तौर से ग्रीष्म ऋतु का होगा दोस्तों, क्योंकि यही एक ऐसा है कि जहाँ पर भिन्नता आपको मिलेगी। जो ऊंचे वाले हिस्से होंगे वहाँ पर तापमान काफ़ी कम होगा, नीचे वाले जो हिस्से होंगे वहाँ पर जो है एक तरह से कहिए कि मैदानी क्षेत्र होंगे तो गर्मी, रेगिस्तानी क्षेत्र होगा तो और उससे ज़्यादा गर्मी। तो ऐसे क्षेत्र मिलते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर जो है आप इसको ही आप सही आंसर मानेंगे कि ग्रीष्म ऋतु मानेंगे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग हर जगह भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस दाब पट्टी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो ये नहीं, ध्रुवीय नहीं हो सकता। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब भी नहीं होगा। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये भी नहीं होगा। आपको मैंने अभी बताया, देखिए ग्लोब में ऐसे आप जान लीजिए, ये 0 डिग्री देशांत अक्षांश रेखा है। इससे देखेंगे आप 30 से 35 डिग्री एक रेखा होती है, 30 से 35 डिग्री की रेखा। ये क्या है? 30 से 35, ये 0 डिग्री अक्षांश है। दक्षिण में चले आएंगे 30 से 35, ये भी आपका ये अक्षांश रेखा मिल जाएगी आपको, 30 से 35 वाली रेखा। तो कह रहा है घोड़े के अक्षांश किसे कहते हैं जानते हैं आप? यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र बनता है 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, ये लो प्रेशर जोन का क्षेत्र होता है। ये हाई प्रेशर जोन का क्षेत्र होता है, ये भी हाई प्रेशर का जोन का क्षेत्र होता है। हवाएं यहाँ से यहाँ को मतलब आती हैं हमेशा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं अग्रसर होती हैं दोस्तों। तो क्या होती हैं कि चूंकि ये हिस्सा काफ़ी तेज़ी से भागता है, इक्वेटर के पास का हिस्सा, ये हवाएं पीछे छूट जाती हैं, तो इनके चलने की दिशा आप जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, फेरल का नियम आपने सुना होगा। तो ये हवाएं जो चली आती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होता है। मैंने बताया था आपको, हाई प्रेशर जोन पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा चल रही थी। ये लो प्रेशर जोन आपका है, ये हाई प्रेशर जोन है। ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ मैंने लिख दिया है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर जोन है। तो बात हो रही है यहाँ पर कि किस वायुदाब में अक्षांश कहा जाता है जो, तो ये 30 से 35 वाला जो अक्षांश है ना, या कहीं कहीं 40 डिग्री अक्षांश को भी कहा जाता है, वैसे 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो होता है ये अक्षांश है। क्यों नाम इसका पड़ा था? क्योंकि पहले ज़माने में जब हवाएँ मतलब जो है स्टीम बोटर जो है नहीं हुआ करती थी, पर्दे से सिपें चलाई जाती थी, तो उस समय क्या होता था कि इन अक्षांशों पे जाने पर उच्च वायुदाब होने के नाते समुद्रों में हवाएं तेज़ नहीं चल पाती थी। तो न चलने की स्थिति में जो नाविक अपने घोड़ों को या व्यापार के लिए, चूँकि घोड़े उस समय व्यापार के बड़े माध्यम हुआ करते थे, तो लोग उस पर रख करके ले जाते थे, और जब वेट ज़्यादा होने पर डूबने के चांसेज हो जाते थे नाव से,
तो घोड़ों को वहाँ उतार दिया जाता था। इस कारण से वहाँ बहुत सारे घोड़े मर जाते थे, और कुछ घोड़े बच करके जो तैर के आगे बढ़ पाते थे वो आगे चले जाते थे, बाकी घोड़ों को छोड़ देते थे। तो उस स्थिति में ही उस अक्षांश का नाम जो है अश्वक्षांश पड़ा दोस्तों। और 30 से 35 डिग्री ही अक्षांश है ये, ठीक है। तो यहाँ उपोष्ण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 आंसर, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फान किस क्षेत्र की गर्म हवा है? तो आप बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि ये जो यूरोप की चलती है, फ्रांस के तट से, है ना, तो वहाँ से चलने वाली हवा जो आपकी है ये आपकी फान आल्प्स पर्वत की श्रेणी से चलेगी, ठीक है। स्विट्जरलैंड से होते हुए आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है, फान हवा वहाँ चलती है, ये गर्म हवा है, ठीक है। वहाँ के जो इस नाते ये जो क्या करती है कि आने के बाद में जो भूमध्य सागर है, यहाँ की जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा उठा देती है, ऊंचा कर देती है। आल्प्स पर्वत के क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है फान, ठीक है। और ये चक्रवात जन स्थानीय हवा है, ठीक है, चक्रवात वगैरह लेकर के आती है। इसका जलवायु पर एक समझिए असीमित प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, तो चक्रवातों का अनुभव दो ही, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों पड़ता है क्षेत्र वो बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की बात होती है, तो बंगाल की खाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चक्रवातों की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्वी एशिया या कनाडा तथा यूरेशिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो निश्चित तौर से ठंडी क्षेत्र वाले जलवायु हैं दोस्तों। तो कैसे मिलेगी? शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु है, शीतोष्ण समुद्री जलवायु है, तो समुद्री तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उपोष्ण जलवायु है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ठंडी क्षेत्र है, तो यहाँ पर उपोष्ण नहीं शीतोष्ण हो जाएगा। और बोरियल ये भी नहीं होगा आपका, तो आपका शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। देखो शीतोष्ण और उष्ण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ देख लीजिए 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा होता है ये जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। 30 से 60 डिग्री यानी 30 ये है, 0 ये है, ये 60 है, और यहाँ पर 30 है और ये 60 है। तो दोस्तों जो 60 डिग्री का जो क्षेत्र, 30 से 60 का जो क्षेत्र होता है ना, इसमें से अगले जो क्षेत्र होते हैं पहले वाले, यानी लगभग करीब में आप 40 से एक तरह से कहिए कि 30 से 45 डिग्री का जो क्षेत्र होगा, 30 से 45 डिग्री का जो क्षेत्र का बीच का जो क्षेत्र बनेगा, लगभग 15 डिग्री का क्षेत्र होता है। ये थोड़ा सा गर्मी लिए रहता है, यानी उष्णता होती है। ठीक है, इसी नाते इसको जो है उष्णता लेकर के कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा दिया जाता है। तो शीत और उष्ण का मिक्सअप होता है। ठीक है, और ये जो आधे से ज़्यादा का हिस्सा इधर का होता है ये शीत को लिए रहता है, यानी कि ये जो 30 से 60 वाला हिस्सा है इसको अगर हम दो भागों में विभक्त करें तो 30 से 45 वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय जलवायु के क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर बहुत खट्टे फलों का, जैसे संतरे वगैरह का, अंगूर वगैरह के बड़े पैमाने पर इसकी कृषि की जाती है। ऐसी जलवायु जो पाई जाती है वो हमारे भूमध्य सागर के आसपास वाले नहीं, फ्रांस के, स्पेन है और इटली वगैरह के जो क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है उसका नाम भूमध्य रेखीय जलवायु कहा जाता है। ठीक, भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। तो उस तरह की जो जलवायु पाई जाती है वो शेष 30 से लगभग 45 डिग्री, यानी प्रेरी घास के मैदान वगैरह के जो क्षेत्र पड़ते हैं आपके, ये क्षेत्र आएंगे। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है, यानी कि लगभग 45 से लेकर 60 वाला जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो ठंडा वाला क्षेत्र होता है। तो बात यहाँ पर लगभग वही हो रही है। ठीक है, तो शीतोष्ण जो है आपका महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी, चाहे वो उत्तर पूर्वी एशिया हो, ठीक है, और चाहे बात हो रही हो कनाडा की और चाहे यूरेशिया की बात हो रही हो, तो यहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है आपकी। और आप देख रहे हैं कि चीन के जो उत्तर वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा पड़ता है कनाडा, जो है रूस से पहले का जो हिस्सा पड़ता है आपका, जो मंगोलिया का जो क्षेत्र पड़ता है वो बिल्कुल शीत रेगिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ये बन जाएगा शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र। तो ये आपके इस तरह से कुछ 60 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग करीब 60 क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोगों ने पूरी कर ली है दोस्तों। और बाकी अब बचे हुए लगभग करीब में इसके 2 सीरीज और हम लोगों की 2 से 3 सीरीज हम लोगों की और आएगी, जिसमें हम लोग करने के बाद में 2010 तक के हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले आप इनको ज़रूर रिवीजन करके अच्छे से जाइएगा, और इस तरह से एक्सप्लेनेशन आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और भी कुछ अच्छे वीडियोज़ देने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही आप अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ढेर सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।